आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली इसमें भाग लेती है, पूरा प्रोसेस क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए चेक देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्यों करते हैं प्लांट ऐसा। प्लांट अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जो शब्द है आपका फोटोसिंथेसिस, इस शब्द का मतलब है फोटो प्लस सिंथेसिस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोन्स से ये शब्द आया है। लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना यानी फूड का फॉर्मेशन करना, ये आपका क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के अंदर ऐसा कुछ है जो कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उससे यूज करके फूड का फॉर्मेशन करें। फूड का फॉर्मेशन के लिए यहाँ दो पॉइंट, आपको दो बातें अपने दिमाग में रखनी होंगी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपके, ये क्या करते हैं। नंबर एक पॉइंट तो ये है कि लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करके उससे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है ना। और इस रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, जो कि आपकी वाटर से आती है। ये आपको पूरा प्रोसेस जो है याद रखना होगा कि लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट से आती है, एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उसे वाटर की हाइड्रोजन से रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि आपका क्या बनता है, फूड बनता है। पूरा चैप्टर आपका इस पॉइंट पर आधारित है। शुरुआत में आप लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ोगे, वाटर का ब्रेकडाउन पढ़ोगे, वाटर से हाइड्रोजन निकलती है वो कैसे कहाँ जाती है, फिर आप पढ़ोगे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे रिड्यूस होगी, ये सब पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन द प्लांट ऑफ देयर फूड। सारे एनिमल जो हैं वो प्लांट के द्वारा बनाए गए खाने पर डिपेंड करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड। प्लांट अपना खाना कहाँ से लेते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट इन फैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड they need, and all other organisms depend on them their needs. The green plant make or rather synthesize the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs. तो autotrophs आपके वो होते हैं जो कि आपके एटमॉस्फेरिक कार्बन का यूज करके अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं खुद से ही। You have already learned that autotrophic nutrition isn't found in only in plants. In all other organisms that depend on the green plant for food are called as heterotrophs. तो जो ग्रीन प्लांट की प्रोडक्ट पर या उन पर डायरेक्टली डिपेंड करते होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी to drive the synthesis of organic compound. Ultimately, all living form on earth depend on sunlight for energy. जितने भी लिविंग फॉर्म हैं वो सनलाइट पर डिपेंड करती है। यानी यहाँ जो एनर्जी का जो सोर्स है ना पृथ्वी पर, वो आपका क्या है, सन है। वहीं से ही एनर्जी आपकी किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऑर्गेनिज्म के पास पहुँचती है। The use of energy from sunlight by plant during photosynthesis is the basis of life on earth. ठीक है ना, सन की एनर्जी का यूज करना ही जो है वो लाइफ का बेसिस है अर्थ पर। नेक्स्ट लिखा है कि फोटोसिंथेसिस is the important due to the two reasons. It is the primary source of all food on earth. It is also responsible for the release of oxygen into atmosphere by green plant. जो आपकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो भी कहाँ से आती है, प्लांट से आता है। क्योंकि आप देखो ये वाटर जो टूटेगा, जो वाटर यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा रिडक्शन के लिए, उस वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी टूट करके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं
तो ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में निकलती है और कार्बन का बना लिया जाता है फूड. हैव यू एवर थॉट and what would happen if there were no oxygen or breath? This chapter focuses on the structure of the photosynthesis machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy. यानी कि हम यहाँ देखेंगे कि लाइट की एनर्जी को ATP में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या है, व्हाट डू वी नो? Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiment you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, any green pigment of leaf, light and CO2 are required for the photosynthesis to occur. यानी कि आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ग्रीन पिगमेंट चाहिए होता है, जो कि आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. लाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper. आपने जो ये 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप जो है अगर एक लीफ को ब्लैक पेपर से कुछ पार्ट को उसके कवर कर देते हो, थोड़ा सा उसको कवर कर देते हो, तो आप क्या देखोगे, कुछ पार्ट उसका जो लाइट से एक्सपोज रहेगा वो, और जो पार्ट उसका लाइट से एक्सपोज नहीं रहेगा वो, दोनों में परिवर्तन होगा आपका. जहाँ आपकी लाइट नहीं आई होगी वहाँ फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा. On testing these leaves for the presence of starch, it was very clear that photosynthesis occurred only in the green part of the leaf in the presence of light. यानी कि अगर आप उसको स्टार्च के लिए टेस्ट करते हो तो जहाँ लाइट नहीं आई होती है, जिस पार्ट में लाइट आपकी नहीं पहुँची होती है, वहाँ आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. ये बात आप ध्यान रखें. In another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube. एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई लीफ जो एक लीफ जो है वो टेस्ट ट्यूब में है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका KOH का सॉल्यूशन लिया हुआ है. ठीक है ना, कॉटन मतलब एक कॉटन ली है जिसमें क्या है, KOH डाल रखा है, जो क्या करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, दूसरा पार्ट जो है उसका लीफ का वो एयर में छोड़ रखा है. वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, देन द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. Later in the two part of the leaf, you must have found that exposed part of the leaf tested positive for starch. यानी कि कह रहे हैं कि भाई एक तो लाइट के प्रेजेंस के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ लाइट मिल रही थी वहाँ पर फूड बना है. दूसरा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई जिसमें कि एक तो लीफ का पार्ट कॉटन में डुबा दिया, जहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बची नहीं होंगी क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने ले लिया होगा. और दूसरा पार्ट जो आपका लीफ का एक्सपोज पार्ट था, एक्सपोज पार्ट आपका पॉजिटिव आएगा स्टार्च के लिए क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी. यानी कि वाइल द पोर्शन दैट वाज इन ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव एंड दे शोड दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. यानी ये बताना चाहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी जो है वो चाहिए होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि जोसेफ प्रिस्टले का आपको दिया गया है. शुरुआत में थोड़ी सी इस चैप्टर में हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप देखते रहें उसे, इससे सवाल आपका आ जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं. नेक्स्ट लिखा है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लीड टू ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, ये आप ये याद रखेंगे, इसका सन कब से कब तक, ईयर इन्होंने ये कब से कब तक थे ये पूछा जाता है, इन्होंने कब काम किया था ये भी पूछा जाता है. इन 1770 performed a series of experiments that revealed that essential role of air in the growth of green plant. Priestley, you may recall, discovered oxygen in 1774. सवाल आएगा यहाँ से, who discovered the oxygen? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में. Priestley observed that a candle burning in the closed space, a bell jar, soon get extinguished. इन्होंने कहा कि भाई ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लगाया जिसमें कि इन्होंने कहा कि भाई एक बेल जार था ये, इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि एक कैंडल लिया और पहले आप देखें पहले क्या किया, पहले कैंडल लिया और एक चूहा लिया, और यहाँ देखा इन्होंने कि चूहा जो है मर जाता है, कैंडल भी बुझ जाती है, क्योंकि इन्होंने कहा भाई कैंडल ने यहाँ जो शुद्ध हवा थी, शुद्ध हवा उसको यूज कर लिया था और चूहा जो है मर जाता है. यहाँ अशुद्ध हो जाती है हवा, उसकी वजह से चूहा जो है मर जाता है. यहाँ फिर इन्होंने कहा कि अभी एक मिंट का प्लांट रख दिया इसके अंदर, फिर देखा दोनों जो है जिंदा रहे, मतलब दोनों चीज़ें चलती रही, चूहा भी जिंदा रहा और आपकी
जो कैंडल है वो भी जलती रही। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो मिंट का प्लांट है वो दूषित हवा को शुद्ध करता है। यहाँ पर जो दूषित हवा थी अकॉर्डिंग टू प्रिस्टले, उसको जो है किसने शुद्ध कर दिया? प्लांट ने शुद्ध कर दिया, और अब प्लांट जो चूहा है वो बच जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताया था। लिखा है कि प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन द क्लोज स्पेस बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश्ड। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन ए क्लोज स्पेस, और बाद में जो है सफोकेशन के कारण आपका माउस मर जाता है। He concluded that a burning candle or an animal that breathe in the air both damage the air। इन्होंने कहा कि भाई जो है एक एनिमल ब्रीदिंग करता है जो वो भी, और एक बर्निंग कैंडल है वो दोनों चीज़ें। क्योंकि बर्निंग कैंडल आपको अभी तो पता है कि भाई वहाँ भी जो है आपका ऑक्सीजन का यूज हो रहा होगा, जो ब्रीदिंग हो रही है उसमें भी आपका ऑक्सीजन का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बट व्हेन दे प्लेस अ मिंट प्लांट, ये सवाल आता है कौन सा प्लांट उन्होंने उसमें रखा था, तो आपको ध्यान रखना है। बट व्हेन ही प्लेस अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, जब उन्होंने एक सेम बेल जार के अंदर मिंट प्लांट को रखा, ही फाउंड दैट माउस स्टे अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। उन्होंने देखा कि भाई मोमबत्ती भी जलती रही और आपका माउस भी जिंदा रहा। प्रिस्टले हाइपोथेसिस एज फॉलो, उन्होंने कहा, ये लाइन आपसे पूछेंगे कि जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, क्या सिद्ध हुआ, तो आप बताएंगे भाई जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ है कि प्लांट जो होते हैं वो रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। यानी कि प्लांट हैं वो आपके क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। बस ऐसा इन्होंने कंक्लूड किया है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव conducted the experiment using a candle in a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burned after a few days. How many different ways can you think of light the candle without disturbing the setup? ये अलग बात है, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, कुछ नहीं आएगा यहाँ से सवाल। Using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight. मतलब इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने एक ऐसा किसी और ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने उसे एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा। जैन इंगिनहोज। सवाल आता है कि भाई ये अभी नीचे आप देखोगे कि इन्होंने बताया कि भाई जो ग्रीन प्लांट होते हैं आपके प्लांट के, ग्रीन पार्ट जो होता है वही आपका जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है, ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये पूछा जाता है कि भाई किसने प्रूव किया था, तो आपका आंसर होगा जैन इंगिनहोज, ठीक है। एंड ही शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर फोल्ड बाई बर्निंग कैंडल। इन्होंने लिखा कि सनलाइट असेंशियल है। भाई इन्होंने कहा कि देखो, एक बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट को लाइट में रखा, एक बार इसको अंधेरे में रखा। अंधेरे में रखा होगा तो आपको पता ही है कि जब अंधेरे में रखेंगे तो वहाँ प्लांट जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और अगर मान लो प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता तो ऑक्सीजन नहीं निकल रही होती, तो उस टाइम पर क्या होगा, चूहा मर जाएगा, बर्निंग कैंडल भी बंद हो जाएगी। तो इससे इन्होंने कहा कि भाई जो है सनलाइट जरूरी होती है टू द प्लांट प्रोसेस दैट सम प्यूरिफाई द एयर फोल्ड बाय द बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स। Ingenhousz is an elegant experiment with aquatic plant showed that एक एक्वेटिक प्लांट यानी एक एल्गी पर इन्होंने काम किया, जिसे इन्होंने बताया कि भाई इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट। उन्होंने कहा भाई ग्रीन पार्ट के चारों तरफ छोटे छोटे बबल निकलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि डार्क में वो नहीं दिखाई देते। एंड लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल टू बी द ऑक्सीजन। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो ऑक्सीजन है जो निकलती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ किसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ग्रीन प्लांट जो पार्ट का लाइट का प्लांट का होता है वो लाइट की प्रेजेंस में वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तब आपका आंसर होगा जैन इंगिनहोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। तो ये सवाल है, देखो यहाँ से आएगा कब। 1854 जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। सवाल है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज किसने बताया था, जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था। व्हेन प्लांट ग्रो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज ए स्टार्च। तो हमें पता ही है भाई ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट के अंदर।
His later studies showed that the green substance in plant, chlorophyll as we know, is located in the special bodies later called the chloroplast. तो इन्होंने कहा कि भाई जो ग्रीन सब्सटेंस होता है, मानी कि क्लोरोफिल आपका होता है, आपको पता ही है ग्रीन पार्ट आपका क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई वो कहीं किसी स्पेशल बॉडीज़ के अंदर छुपा रहता है। बाद में पता चला कि भाई वो जो स्पेशल बॉडीज़ होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होती हैं। जो स्पेशल बॉडीज़ होती है जिनमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है उनकी बात करते हैं। He found that the green part in the plant is where glucose is made. He found that the green part in plant is where glucose is made. यानी इन्होंने कहा प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट वो जगह होती है जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बताया, वेरी गुड। इन्होंने ये भी बताया कि भाई ग्रीन पार्ट यानी क्लोरोफिल की जरूरत होती है। इन्होंने कहा कि भाई ग्रीन पार्ट ही वो जगह है जहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। बाद में वो ग्लूकोज जो होता है आपका वो स्टार्च की फॉर्म में आपका स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय डब्ल्यू एंगलमैन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक मान लो ये आपकी कोई एक पट्टी है लाइक इस तरह से कोई, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने प्रिज्म से निकलती हुई लाइट को डाला यहाँ से मान लो, और आपको पता है प्रिज्म से अगर लाइट आती है तो वो स्पेक्ट्रम में टूट करके ऐसे दिखा विबग्योर हो जाती है, विबग्योर, ठीक है, लाइक ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो वो लाइट आपकी इस एक पट्टी के ऊपर डाली गई, जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया, पहले से ही जो है ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा डाल रखा था। क्या डाल रखा है, क्लेडोफोरा, ये दैट इज ए ग्रीन एल्गा। ठीक है, यहाँ पर मान लो ग्रीन एल्गा था, और साथ में ही एरोबिक बैक्टीरिया थे। क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये तो मान लो आपका ग्रीन एल्गा था यहाँ पर इसके ऊपर, और साथ में यहाँ पर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी थे जो कि आपके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते होते हैं। ठीक है, उनको भी डाला गया था। तो होगा ये कि भाई यहाँ से मान लीजिए ये लाइट यहाँ पर आई, फिर ये लाइट यहाँ पर आई, ये यहाँ इस तरह से लाइट आई। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई जो आपका रेड कलर है, यहाँ रेड है, ये यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा में हुए, और यहाँ भी एरोबिक बैक्टीरिया आपके काफ़ी ज़्यादा हुए इस रीजन में भी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ब्लू लाइट के रीजन में और रेड लाइट के रीजन में ज़्यादा हो रही है। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा हो रही है। तो जब एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ इन दोनों रीजन में ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि भाई लाइट, क्या जो सनलाइट है आपकी यहाँ से जो आ रही है, सनलाइट आपकी सारी सनलाइट आपकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब सारी सनलाइट आपकी जो है वो फूड के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती, यानी सारी सनलाइट जो है वो आपकी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कराती, यानी सारी सनलाइट आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाई ब्लू रीजन और रेड रीजन, ये दोनों रीजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस काम के लिए। ग्रीन में कुछ भी बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रीन जहाँ था वहाँ कोई ग्रोथ नहीं देखी गई, यानी जहाँ ग्रीन लाइट आ रही थी वहाँ बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी। इसका मतलब है कि ग्रीन लाइट यूज़ नहीं होती है। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है कि यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, यानी प्रिज्म का यूज करके उन्होंने लाइट को विबग्योर में तोड़ लिया। एंड देन इल्यूमिनेटेड ए ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा का यूज किया। नाम पूछेंगे कौन सा ग्रीन एल्गा, तब आपका आंसर होगा क्लेडोफोरा, यानी उन्होंने क्लेडोफोरा का यूज किया। एंड प्लेस इन ए सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और उन्होंने उसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन के साथ में रख दिया। एंड द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑटो इवोल्यूशन। ठीक है ना, बैक्टीरिया मतलब इसलिए यूज किए गए कि भाई ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन किस प्लेस पर होता है, किस जगह पर होता है। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी होगी। ये याद रखना होगा आपको, TW एंगलमैन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्लेडोफोरा पे किया था। ठीक है, क्या यूज किया था, एरोबिक बैक्टीरिया को भी यूज किया था। और लाइट का कौन सा हिस्सा, यानी लाइट का कौन सा पार्ट, ब्लू और रेड पार्ट जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किस बात के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए।
ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ से आपका सवाल आता है कि बताइए भाई पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बताया था। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का वर्ड का मतलब होता है कि लाइट एनर्जी का ये सॉरी लाइट का ये वाला पार्ट, लाइट का ये वाला पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड। तो ये सवाल आता है कि भाई पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बताया था। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब जिस लाइट के पार्ट में एक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है वो, ठीक है। इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी। बाद में हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट, ये जो आपका स्पेक्ट्रम का ये वाला पार्ट आपका एब्जॉर्बेंस जहाँ पर आपका O2 निकल रही है, यही पार्ट आपका क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जाता है। यानी एब्जॉर्प्शन जिसका हो रहा होता है, जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आ रहा होता है, उसी में ही आपका फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। देखा, बाय द मिडल ऑफ द 19th century द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर टू नोन, नेमली दैट प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। यानी प्लांट जो होते हैं आपके वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और लाइट एनर्जी का यूज करते हैं और फूड बनाते हैं। बाद में जाकर के ऐसा हुआ। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज दस अंडरस्टूड एज। तो शुरुआत में जो आपकी इक्वेशन बनाई गई वो थी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर का यूज करती है और लाइट एनर्जी का यूज करती है और ये फूड बनता है, ऐसी कुछ इक्वेशन बनी, ठीक है। वेयर CH2O रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट। जो CH2O है वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी ग्लूकोज हो या फिर कोई 6 कार्बन की शुगर हो सकती है। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius Neal, पूरा नाम है C.V. Neal, who based on his studies of purple and green bacteria। सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है, नील ने अभी कॉर्नेलियस नील ने किस पर काम किया था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर काम किया था जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंड रिएक्शन। इन्होंने कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंड रिएक्शन है, मतलब लाइट का यूज होता है। ये बात फिक्स हुई कि भाई लाइट का यूज तो होता ही है। इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से पढ़ो, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको मैंने शुरू में बताया था कि हाइड्रोजन जो होती है वो कहीं से भी आई हो, मतलब इन्होंने तो ये बताया, इन बैक्टीरिया के लिए बताया है, इन्होंने ग्रीन प्लांट की बात ही नहीं की है, मतलब उसके लिए तो बात हो नहीं रही है। तो आप ध्यान रखें कि लाइट रिएक्शन, लाइट का यूज होता है जिसमें कि आपका हाइड्रोजन, जो कि हमें पता है वाटर से आएगी ग्रीन प्लांट के केस में, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि भाई वो पता नहीं कहाँ से आएगी, जो कि आपका जो आकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी कार्बोहाइड्रेट में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब यहाँ तो बैक्टीरिया के केस में आपका वाटर यूज नहीं होता है, कोई भी और अन्य दूसरा कोई ऐसा कंपाउंड जो कि आपका हाइड्रोजन देता हो रिएक्शन में, उसका यूज होता है। तो यहाँ लिखा है कि 2H2A प्लस CO, 2H2A आप इसको हाइड्रोजन सल्फाइड मान लो, आप 2H2S कह लो। तो 2H2S मतलब ये तो यहाँ रिलीज जो होगा वो आपका सल्फर होगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड है तो यहाँ रिलीज क्या होगा, आपका सल्फर रिलीज हो जाएगा और ये कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इन ग्रीन प्लांट में इन्होंने कहा वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2, यानी कि वाटर आपका रिड्यूस, देखो वाटर का ऑक्सीडाइजेशन होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो अपनी हाइड्रोजन छोड़ देगा और O2 जो होगी वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। तो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है वो कहाँ से आती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द प्लांट, इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ये आपको ध्यान रखना होगा। And some organisms do not release O2 burning during photosynthesis. When hydrogen sulfide instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. ध्यान से दोबारा, some organisms do not release O2, कुछ O2 रिलीज नहीं करते, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया मैं बता रहा था आपको, कुछ बैक्टीरिया जो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। वहाँ ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करती है, हाइड्रोजन डोनर होती है, और जिसमें कि आपका हाइड्रोजन चली जाएगी और सल्फर निकल जाएगी।
and the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2. बैक्टीरिया के केस में ऑक्सीजन आपकी बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। Hence he inferred that the O2 evolved by the green plant coming from the O2. इससे पता लगा कि भाई प्लांट तो वाटर का यूज करते हैं, तो भाई जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है वो आपकी वाटर से आ रही होती है, not from the carbon dioxide. And this was later proved by using radioisotopic technique. सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रूबेन एंड कैमन, यहाँ तो दिया नहीं होगा उनका नाम। रूबेन कैमन ने क्या किया था, उन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से वाटर जो लिया था उसमें जो ऑक्सीजन थी वो O18 ली थी, यानी रेडियो आइसोटोप था ये ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसमें इन्होंने O18 एक ऑक्सीजन लिया था, नॉर्मल तो नहीं होता, O16 होता है। तो इसका यूज करके इन्होंने कहा कि भाई जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाहर निकलती है वो आपकी कहाँ से आती है, वाटर से आती है। तो द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस, ये रिएक्शन है आपके, इसमें वाटर का यूज हो रहा है और वाटर की जो ऑक्सीजन है वो आपके एटमॉस्फेयर में निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो फूड में पहुंच रहा है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि द ऑक्सीजन इज इन ग्लूकोज इज कमिंग फ्रॉम द, तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड से आई होती है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं आपसे, रिएक्शन आपके पूरी तरह याद होनी चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि वेयर C6H12O6 प्रतिशत ग्लूकोज द O2 रिलीज इन फ्रॉम वाटर। तो यही इंपॉर्टेंट बात है भाई, O2 मतलब वाटर से आई है, ये प्रूव किया गया है रेडियो आइसोटोप लेकर के वाटर का, इसमें भी ऑक्सीजन O18 लिया गया था नॉर्मल ऑक्सीजन के बजाय, जिससे प्रूव हुआ कि भाई जो है यहाँ ये ऑक्सीजन है वो वाटर वाली ऑक्सीजन बाहर निकली है। एंड दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग द रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। नोट दैट दिस इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मतलब ये एक रिएक्शन नहीं है, ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती कि भाई 6CO2 + 12H2O एकदम मिल जाएंगे और एकदम से आपका फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक मतलब पूरी रिएक्शन है, इसमें क्या होता है आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन है। पहले आपकी लाइट जो आएगी, फिर लाइट का जो है लाइट आपकी वाटर का ब्रेक डाउन करेगी, वाटर टूटेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ATP में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ATP यूज होंगे फूड का फॉर्मेशन करने में, और जब वाटर टूटेगा उसकी हाइड्रोजन जो है वो आपकी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसमें कि आप देखेंगे, यहाँ लिखा है कि वाई द 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज इन द इक्वेशन गिवन अबव। अगर हम ये दिखा है ऊपर कि भाई 12H2O क्यों लिए गए हैं, तो 12H2O लिए हैं कि 6O2 निकल रही है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर देखोगे आप, जो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। मतलब आप अभी तो आपको लग रहा होगा कि 12H2O ना लेते तो भी काम चल जाता, तो आप देखोगे अभी आगे चलकर कि ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है जिसमें कि सीधा 6 वाटर डाल देते तो भी काम हो जाता। तो यहाँ वाटर टूटता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाकर के आपके फिर रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं। वो रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो फूड बनाने में रिडक्शन का काम करती है। 2 पार्ट में आपकी चलती है रिएक्शन, एक आपका लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है, एक आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है जहाँ लाइट का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इन्होंने जो हेडिंग दिया है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, यहाँ से शुरू हुआ है, मतलब यहाँ से मेन चैप्टर आपका आकर के शुरू हुआ है। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी कल उसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।